हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें ग्रेविटेशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। और साथ ही साथ ये चैप्टर आप फील करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए क्योंकि लास्ट क्लास में इसीलिए मतलब लास्ट क्लास में मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म किया तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ वीडियोस ग्रेविटेशन के बना के छोड़ दूं, तो दैट अगर हम को बीच में कहीं ब्रेक होता है या कुछ होता है तो हम लोग इन वीडियोस को यूज़ कर पाएंगे अपने रिवीजन के लिए। तो मैं एक दो वीडियोस आपके लिए तैयार कर दे रहा हूं जिसमें आप ग्रेविटेशन के बारे में सीखेंगे और ये चैप्टर ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट फिनिश भी हो जाएगा इस ड्यूरेशन दो लेक्चर में, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे रिजल्ट अब डेराइव नहीं करने हैं। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इस चैप्टर को पढ़ने से पहले रिवाइज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या रिवाइज करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी, यानी पॉइंट चार्ज की फील्ड, रिंग की फील्ड, रॉड की फील्ड, स्फीयर की फील्ड, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ऐसे 7-8 रिजल्ट हमने करे थे, वो यहाँ पर भी सेम एज इट इज चिपकेंगे। हालांकि यहाँ पे डिराइव करने के मेथड सिमिलर हैं, आइडेंटिकल तो नहीं लेकिन सिमिलर है। यहाँ पे कुछ और तरीके से उनका नाम कुछ और बोलते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूटन्स लॉ है, वहाँ पे कूलम्स लॉ था, तो नाम थोड़े बदल गए लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं। उनको आप मिला के देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक जैसे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। और अगर एक जैसे रिजल्ट्स हैं तो फिर मामला आसान हो जाएगा फॉलो करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अब इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको इस चैप्टर में ध्यान देनी है और कंट्रोल करनी है। तो पहला ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय मीन्स ऑफ या ड्यू टू देयर मास। केवल एक इफेक्ट देखा, इसमें चार्ज का भी कोई इफेक्ट नहीं है, यहां पे कोई मैग्नेटिज्म का इफेक्ट भी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई इफेक्ट नहीं है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के पास मास है, अब कोई भी मैटर जो कि किसी भी एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से मिलके बना होगा उसके पास मास जरूर होगा। हर फंडामेंटल पार्टिकल के पास एक मास जरूर होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी मैसिव पार्टिकल से मिलके बना हुआ है तो उसके पास एक मास होगा और किसी भी दो मास के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस इफेक्ट को ग्रेविटेशन बोलेंगे जिसमें मास की वजह से फोर्स जनरेट होता है। हालांकि इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमको आइडिया है कि ग्रेविटेशन जैसे अर्थ में भी ग्रेविटेशन है, तो क्या हमारे पास भी ग्रेविटेशन है? हाँ जी, हमारे पास भी ग्रेविटेशन है, लेकिन हमारे अगर फाइनाइट ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन की बात करोगे तो फोर्स इतना स्मॉल आएगा कि उसका जो इफेक्ट है वो हमको फील होगा नहीं। लेकिन आपको पता है कि ग्रेविटेशन सभी के पास है, हमारे पास भी, आपके पास भी है, और जितने भी ऑब्जेक्ट आपके रूम में रखे हुए हैं उन सब के पास ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट या इफेक्ट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में न्यूटन ने बताया कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, न्यूटन ने एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया कि अर्थ के सरफेस के पास में, जैसे उसने बोला कि भाई एक एप्पल के ट्री के नीचे, ऐसे स्टोरी है कि न्यूटन बैठा हुआ था, एप्पल का ट्री से एप्पल गिरा और न्यूटन के सर पे गिर गया। ये अब सर पे गिरा, पैर पे गिरा, ये तो कंट्रोवर्सी, लेकिन न्यूटन के पास गिरा एप्पल, तो न्यूटन ने बोला भाई एप्पल नीचे गिरा, इसका मतलब अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ के पास एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो क्या अर्थ के आसपास में थोड़ा दूर में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे थर्ड फ्लोर से अगर कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा जाए तो आप बोलते हैं हाँ वो भी तो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब है अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अर्थ के नजदीक हो तभी लगेगा, थोड़ा दूर भी जाओगे, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, अगर आप माउंट एवरेस्ट से भी जंप करोगे तो भी आपको नीचे की तरफ ही अर्थ अट्रैक्ट करेगा। तो आपने कहा अरे दूर दूर तक लग रहा है। आप थोड़ा स्पेस में और ऊपर चले गए, आप मान लीजिए फ्लाइट ले लेके कहीं जा रहे, तो आपका फ्लाइट 30,000 फीट, 40,000 फीट पे है, तो उस समय भी ग्रेविटेशन फोर्स है, क्योंकि स्काई डाइवर कूदते हैं तो नीचे की तरफ ही गिरते हैं, अर्थ की तरफ। तो आपको पता अरे इतनी दूर दूर तक भी फोर्स है, तो क्या अर्थ का फोर्स कहीं तक भी लग रहा है? हाँ जी। तो हमने देखा कि अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमते हैं, या जो उसका नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो मून अर्थ के चारों तरफ जो घूम रहा है वो भी अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से घूम रहा है। तो न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि मून पे जो अर्थ की वजह से फोर्स लग रहा है और एप्पल पे जो अर्थ के हिसाब से फोर्स लग रहा था, क्या दोनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, या अलग अलग है? तो उसने मून के ऑर्बिट का
सर्कुलर मोशन का रेडियस निकाल के और टाइम पीरियड निकाल के। ये बातें पहले से ही पता थी क्योंकि गैलीलियो इसमें बहुत सारी चीजें बता के ही गया था कि इतना रेडियस होता है, ये होता है। उसके पहले भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने मून के ऑर्बिट का रेडियस और टाइम पीरियड सब कैलकुलेट कर रखा था। तो न्यूटन ने सारी खोज नहीं की, उसको पता था कि टाइम पीरियड ये है और ये है रेडियस। तो उसने कैलकुलेट करा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत होती है। तो उसने मून का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लिया v²/r से, और v का वैल्यू 2πr/t कर दिया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मून के मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मून पे लगने वाला फोर्स आ गया। ऐसे एप्पल जब अर्थ पे गिरा तो उसका एक्सेलरेशन उसने नोट कर लिया कि ये सर्टेन डिस्टेंस कितने देर में गिरता है, तो हाफ a² से एक्सेलरेशन a का वैल्यू निकाला 9.8 आ गया। उसको एप्पल के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, एप्पल पे फोर्स आ गया। तो जब उसने मून के फोर्स और एप्पल के फोर्स को कंपेयर किया तो उसको पता चला कि एप्पल का डिस्टेंस सेंटर से कम है और मून का डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा है, और जितना डिस्टेंस ज्यादा है उतने के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स बदल रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था, इसको घर बैठे न्यूटन ने ऐसे चुटकी में निकाल दिया। क्या कि फोर्स हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/r² एज वेल एज मास के डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला मून के ऊपर फोर्स लग रहा है, मून का मास इंटू एक्सेलरेशन, अर्थ पे फोर्स लग रहा है, सॉरी एप्पल पे फोर्स लग रहा है, एप्पल का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो दोनों मास के प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए। तो हमने लिखा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2/r²। तो मास के हिसाब से फोर्स बदल रहा है और डिस्टेंस बिटवीन देम के हिसाब से फोर्स बदल रहा है। लेकिन अगर ये फोर्स हमने लिखा तो ये फोर्स या तो फोर्स ऑन m1/m2 लिखेंगे या फोर्स ऑन m2/m1 लिखेंगे। हालांकि न्यूटन ने अर्थ के फोर्स का कैलकुलेशन बताया, अर्थ के फोर्स का कैलकुलेशन बताया मून के ऊपर और एप्पल के ऊपर। और अर्थ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसने ये ऑब्जर्व किया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही ये रिजल्ट बनते हैं, यानी कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को लें तो भी यही रिजल्ट आते हैं जो दो स्फीयर के आते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन भी उसने पकड़ लिया था। तो यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सिमिलर आंसर लिख दिया कि फोर्स ऑन m1/m2 या फोर्स ऑन m2/m1, इसका मैग्नीट्यूड f है और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ भी फॉलो करता है। तो f को अगर वेक्टर में लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्सेस m1 m2 दो है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। ये भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन 1/2 इज g m1 m2/r² वेक्टर r अपॉन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। ये दोनों के बीच का वेक्टर है। अगर फोर्स ऑन 1 चाहिए तो r12 लेंगे, यानी कि r1 माइनस r2, पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2, ऐसे माइनस gm1 m2/r12² इंटू r1 माइनस, ये आ जाएगा फोर्स ऑन m1/m2। फॉर्मूले में माइनस इसलिए चल रहा है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर पोजीशन राइट की तरफ होगा तो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। तो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है, इसलिए हमने इसको माइनस लगाया। अगर मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट m1 ओरिजिन पे है और दूसरा m2 x i कैप में है, तो इसका यूनिट वेक्टर i कैप हो गया। लेकिन अगर m2 पे फोर्स चाहिए तो फोर्स माइनस i कैप में लगेगा, इसीलिए हमने माइनस साइन बाहर लिखा है। माइनस gm1 m2/x² तो अलग से लिख दीजिए, और यहां पोजीशन वेक्टर i कैप है इस m2 का m1 के लिए, तो i कैप लिख दीजिए। ये फोर्स आ गया फोर्स ऑन m2/m1। थोड़ा ध्यान देना, ये m2 का पोजीशन यूनिट वेक्टर लिखा है m1 से, ये यूनिट वेक्टर लिखते हैं। लेकिन यूनिट वेक्टर का वैल्यू अगर जैसे इसमें तो i कैप पता था, मैंने i कैप लिख दिया। अगर यूनिट वेक्टर का वैल्यू नहीं पता है तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वेक्टर ऊपर रह जाएगा, मैग्नीट्यूड नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो gm1 m2 अपॉन r1 माइनस r2, ये r1 माइनस r2 लिखा है तो m1 पे फोर्स आएगा, r2 माइनस r1 लिखा है तो m2 पर फोर्स आएगा। इसी तरह का ग्रेविटेशन वाला रिजल्ट
हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये ग्रेविटेशन जैसा रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था, बट वहां पे माइनस नहीं आया था। वहां पे चार्ज अगर दोनों सेम साइन के हैं तो अपोजिट यानी रिपल्सिव फोर्स लगता था, तो प्लस आंसर। और एक चार्ज प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ प्लस और माइनस लिखोगे तो अपने आप माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो उस केस में माइनस का साइन हमने लगाया नहीं था फॉर्मूले में, यहां माइनस लगाना है क्योंकि मास पॉजिटिव है फिर भी फोर्स अट्रैक्टिव है। वहां पे एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तब अट्रैक्टिव था, तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव रखोगे तो माइनस में आंसर आना चाहिए। इसका मतलब है वहां पे साइन रखने के पहले माइनस साइन नहीं रखना है, साइन केवल चार्ज का रखना था। यहां पे माइनस साइन अलग से लगा रखा है। A particle of mass m is broken into two pieces kept at distance d apart. एक मास m का पार्टिकल है, इसका मास हमने एक m1 लिख दिया, दूसरा मास हो गया m माइनस m1, इनके बीच में डिस्टेंस d है, तो फोर्स का वैल्यू हो गया g m1 इंटू m माइनस m1 अपॉन डी स्क्वायर। बोल रहा है ये फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम कर दो फॉर m1। एक m1 का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करो जिससे कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो डी एफ बाई डी एम वन इक्वल टू 0 कर देंगे जी, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एम वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कैपिटल एम, और एम वन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2m1 अपॉन डी स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल करा तो m माइनस 2m1 इज 0, तो m1 का वैल्यू आया m/2। इसका मतलब है कि फोर्स तभी मैक्सिमम लगेगा जब आधा आधा मास डिवाइड करोगे, तो m/2 और m/2 फोर्स मैक्सिमम हो गया। डिटरमाइन द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम, तो आंसर आ गया मैक्सिमम फोर्स का जी m/2 डी स्क्वायर जी एम स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर। अभी केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्मूले में नहीं लिख रहे, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो माइनस साइन नहीं लगाया। A particle of mass m is rotating on circular path of radius r. Fixed particle mass capital M as shown in the figure. Determine the speed of the particle and time period of the circular path. ये पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा है मान लो किसी v स्पीड से और सर्कल का रेडियस r है, तो हम बोलेंगे g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर, जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स है और उसी से ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो mv स्क्वायर बाय r से r कट गया, m से m कट गया, वेलोसिटी का वैल्यू अंडर रूट जी एम बाई आर आ गया। तो सेंट्रल बॉडी अगर कैपिटल एम की है और वो फिक्स है तो उसके चारों तरफ इस रेडियस से घूमेगा। अब हमने टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड में जो पाथ का लेंथ होता है 2πr, आर रेडियस में पूरा पाथ चलेगा तो 2πr लेंथ हो जाएगा, अपॉन चलने का स्पीड v है तो 2πr अपॉन रूट जी एम बाई आर। तो टाइम पीरियड का वैल्यू 2π रूट जी एम आर का पावर 3/2। ये केपलर्स लॉ से भी मैच करेगा, जिसमें टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब सिखाया गया है, तो वो ये वाला रिजल्ट भी फॉलो करेगा। लेकिन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब तभी आता है जब फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब भी अपने आप हो जाएगा। और जब ये नहीं होगा तो क्या करेंगे वो भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स 1/r स्क्वायर का फंक्शन है ये हमको ऑलरेडी पता है, तो इसमें टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब भी आएगा, ये भी हमेशा फिक्स आंसर है। लेकिन अगर कोई सवाल में ऐसा बोले कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर की जगह फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r का पावर n है, तो उस केस में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कितना होगा या टी का पावर n इक्वल टू r का पावर m कितना रेशो बनेगा, वो हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा हुआ है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अगर m3 पे नेट फोर्स चाहिए तो आप कहेंगे फोर्स बाय m1 निकालो और फोर्स बाय m2 निकालो और फिर इसको ऐड कर दो। क्या खास बात होती है, ये इंडिपेंडेंट फोर्सेस हैं, आपस में डिपेंड नहीं करते। यानी कि अगर मेरे ऊपर मून ने फोर्स लगाया 5 न्यूटन और अर्थ ने लगाया 100 न्यूटन और दोनों ने लगाया नीचे, तो मेरे ऊपर टोटल फोर्स हो गया 105 न्यूटन। अगर अर्थ ने लगाया नीचे, मून ऊपर है, मून 5 न्यूटन ऊपर लगा रहा, मान लो मून पास में और 5 न्यूटन ऊपर लगा रहा, अर्थ मतलब मून हमारे ऐसे पास से निकला, मान लीजिए किसी दिन 5 न्यूटन ऊपर लगाने लगा, अर्थ नीचे 10 न्यूटन लगा रहा है, तो आप कहेंगे 95 न्यूटन का
फोर्स दिखेगा। तो दोनों फोर्स को ऐड कर देने से रिजल्टेंट फोर्स बन जाता है। किसी ऑब्जेक्ट के सामने 3 ऑब्जेक्ट आ जाए, 4 ऑब्जेक्ट आ जाए और पूछे नेट फोर्स बताओ, सारे फोर्स को ऐड कर दो। तो इंडिविजुअल फोर्स निकालना हमें आता है, उनको ऐड करना भी आता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2 particle mass m and 4m are kept at a distance 9m as shown in the figure. Determine the position where third particle is kept such that it remains in equilibrium. ये दोनों ऑब्जेक्ट को फिक्स कर रखा है, ऐसा मान लेना फिक्स्ड। यहां पे 2-3 ऑब्जेक्ट कभी भी इक्विलिब्रियम में एक साथ नहीं हो सकते, 2-3 एक साथ नहीं हो सकते, इक्विलिब्रियम रेस्ट में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि सारे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किनारे वाले भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। पिछली बार में पॉजिटिव नेगेटिव 2 तरह के चार्ज थे, तो हमने 2 चार्ज किनारे पॉजिटिव रखे, बीच में नेगेटिव रखा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो तीनों चार्ज बैलेंस रह सकते थे, क्योंकि 2 तरह के फोर्सेज आ रहे थे, रिपल्सिव भी और अट्रैक्टिव भी। लेकिन यहां पे किनारे वाले पे केवल अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो बीच में कितना भी ऑब्जेक्ट रखोगे वो हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे, तो ये किनारे वालों को छोड़ नहीं सकते। अगर ये फिक्स नहीं होंगे तो ये पहले खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके बीच में बोला कि कहां पे हम रखें एक अदर पार्टिकल, ये 4m है, ये वो है, और 9 मीटर दूर है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टिकल। तो थर्ड पार्टिकल का मास मैंने कैपिटल M मान लिया और वो यहां पे रख दिया इधर से x डिस्टेंस पे, तो इधर से 9 - x डिस्टेंस हो गया। फिर हमने क्या किया, g स्मॉल m कैपिटल M बाई एक्स स्क्वायर, ये फोर्स को कैंसिल कर दिया, g कैपिटल M 4m बाय 9 - x होल। g कैपिटल M स्मॉल m कट गया, इसका स्क्वायर रूट कर देते, तो 1/x इक्वल टू 2/9 - x, 9 ऊपर 2 इधर, 9 - x इक्वल टू 2x। यानी यहां से 3 मीटर और यहां से 6 मीटर। आप देखो डिस्टेंस का रेशियो 1:2 है और चार्ज का रेशियो 1:4 है, तो gm1 m2 बाई आर स्क्वायर करोगे तो डिस्टेंस 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, मास 4 टाइम्स है, डिस्टेंस 2 टाइम्स है, तो उसका स्क्वायर अपने आप 4, दोनों कैंसिल होके रेशियो बराबर बना देंगे। बहुत बढ़िया। 4 particles mass m each kept at vertices of square determine net gravitation force acting on a particle C। अब अगर हम देखें तो C पार्टिकल पे एक तो B वाला लगाएगा, एक D वाला लगाएगा और एक A वाला फोर्स लगाएगा। तो मैंने सोचा कि भाई इस पे टोटल फोर्स कैसे निकाले, तो अगर इसको मैं F मान लूं तो इसको भी F मान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे साइड्स बराबर है, स्क्वायर का साइड लेंथ L है। तो यहां पर फोर्स का हो गया gm² बाई L², ये वाला फोर्स भी हो गया gm² बाई L², और ये वाला फोर्स हो गया gm² बाई √2L का होल स्क्वायर। नेट फोर्स लिखेंगे तो आ जाएगा F1 + F2 + F3, वेक्टर सम है बच्चों। लेकिन ये जो 90 डिग्री पर दोनों बराबर है, इनका रिजल्टेंट 45 पे चलेगा, तो F1 F2 को पहले ऐड कर दिया, √2 gm² बाई L² प्लस gm² बाई 2L²। इसमें gm² बाई 2L² को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा √2 + 1/2, ये हमारा नेट फोर्स हो गया। ये नेट फोर्स ऐसे सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स निकालना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन कहता है कि एक एक करके सभी का फोर्स निकालो। जैसे A ने C पे कितना लगाया वो निकालो, वो तो डिस्टेंस √2L है, gm1 m2 अपॉन √2L का होल स्क्वायर। फिर B ने कितना लगाया, ये डिस्टेंस तो L है, gm1 m2 अपॉन L²। D ने कितना लगाया, gm1 m2 बाई L²। मासेस सारे बराबर है तो m² कर दिया सब जगह। फिर ये D का फोर्स और B का फोर्स पहले ऐड करके दोनों को रिजल्टेंट निकाला तो डायगोनल के अलॉन्ग आ गया, और A वाला ऑलरेडी पहले से वही है, तो A के फोर्स में B और D का फोर्स का सम डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो B और D वाले को ऐड करके मैंने ये √2 टाइम्स बना दिया है और उसको डायरेक्टली A वाले फोर्स के साथ ऐड कर दिया, फिर सारा मिला के टोटल फोर्स आ गया। देखिए 3 ट्राइंगल, ये जो है पिछले वाले सवाल में ये वाला सिचुएशन और इस वाले सवाल में पिछले वाला सिचुएशन भी हो सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में केवल पूछा था नेट फोर्स बताओ,
लेकिन वो सर्कल में नहीं घूम रहे थे। इस सवाल में देखो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहे, तो ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूमेंगे तो सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने में बिजी हो जाएगा और इनको पास नहीं लाएगा। जैसे मून अगर हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो मून अर्थ से टकराता नहीं, क्योंकि घूमने के समय पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अगर मून पे बैठ जाओगे तो मून पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और ग्रेविटेशन फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, दोनों आपस में कैंसिल हो रहे होंगे। ऐसे यहां पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा और ऑब्जेक्ट पे बैठ जाए तो ऑब्जेक्ट पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, सेंट्रीपिटल मतलब ये वाला फोर्स अंदर की तरफ है। तो अभी इसमें ये F लिख देते हैं, ये F लिख देते हैं, यहाँ 30 है, यहाँ पे 30 है, तो हम रिजल्टेंट को बोल देंगे टुवर्ड्स द सेंटर इज M R, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल साइड ए, ये साइड ए है, ये साइड ए, तो सेंटर इज mv²/r, तो इसका वेलोसिटी v मान लेते हैं, स्पीड पूछा ही है, तो ये v से चल रहा है, ये भी v से चल रहा है, ये भी v से चल रहा है, ऐसे मान। तो किसी एक पार्टिकल के लिए mv²/r, r की जगह लिख देंगे √3a। L/√3, √3, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया सेंटर की तरफ। अब जब सेंटर की तरफ हमको फोर्स आ गया है तो इस पे जो भी फोर्स लग रहा है उसी को हम सेंटर वाले फोर्स के बराबर करेंगे, तो नेट फोर्स हो गया 2F cos 30 इज इक्वल टू √3 mv²/r। तो अब यहां पे ये जो r है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, और रेडियस ऑफ द सर्कल इस साइड का 1/√3 होता है, यानी a/√3। तो a/√3 रेडियस की जगह लिखा mv²/r के फॉर्मूले में। f का फॉर्मूला लिख रहे हैं gm1m2/a² और cos 30 इज √3 mv²/a। 2 cos 30 और √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3, a से a कट गया, m से m कट गया, तो आंसर वेलोसिटी का आया gm/a। पिछले सवाल में भी ऐसा कर सकते थे कि बोलना जाता कि अगर ये चारों के चारों एक सर्कल में घूम रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूम रहे हैं, और चारों का वेलोसिटी v है सर्कल में घूमने का, तो v का वैल्यू बता सकते हो क्या? तो स्पीड फॉर सर्कल ऑफ मोशन अबाउट सेंटर, सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर। तो इसमें जो नेट फोर्स आ रहा है सेंटर की तरफ, जिसका वैल्यू हमने gm²/L², 2 नहीं भाई, 2 अंदर चला गया, √2 प्लस इसको हम mv²/L/√2 कर दें, तो हमारा आंसर आ सकता है। ये खेल थोड़ा थोड़ा समझ गए कि सर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह चल रहा है, बस वहां पे चार्जेस थे। अब चार्जेस अगर सारे पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ पे सारे नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव है। वहां पे सर्कुलर मोशन का सवाल नहीं किया था, क्योंकि फोर्स अगर रिपल्सिव है और सर्कल बनाया तो सेंट्रीफ्यूगल भी बाहर की तरफ लगता है, तो ये बाहर से रुकेंगे थोड़ी, नहीं तो और बाहर चले जाएंगे। हमको इनको सर्कल में रखना है, ये फोर्स सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और हमको चाहिए कि नेट फोर्स 0 रहे, तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अंदर वाले फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। एक तरीका ये होगी। ठीक है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। इस चैप्टर के 3 हिस्से होते हैं, किसी भी चैप्टर के 3 हिस्से ही होते हैं। एक होता है फोर्स फील्ड,
जिसमें हम फोर्स के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन केवल पॉइंट मास का फोर्स Gm1m2/r², Gm1m2/r²। फिर सुपरपोजिशन की बात करी कि भाई 2 से ज्यादा मास हो, 3 मास हो, 4 मास हो, तो फिर किसी पार्टिकल पे फोर्स कैसे निकाले? आपने बोला सभी के फोर्स का वेक्टर सम कर दो, इसके सवाल कर लिए। फिर अब हम ग्रेविटेशन फील्ड की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में पहला हिस्सा तो ये है। इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा है केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ अलग से हम देखेंगे, तो 3 पार्ट में इस चैप्टर को कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में अब हम फील्ड पे पहुंच गए। फील्ड में क्या करना है? फील्ड है टेंडेंसी टू अप्लाई फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट मास। अब यहां पे यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, मास केवल पॉजिटिव। तो टेंडेंसी टू अप्लाई इसलिए बोलते हैं कि भाई अगर मान लीजिए इस रूम में एक हैवी मास है, या आप अर्थ के आसपास कहीं घूम रहे हैं और अर्थ एक हैवी मास है, तो अर्थ अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशन फील्ड बना देगा। तुम्हें पता कैसे चलेगा अर्थ के पास ग्रेविटेशन फील्ड है? अगर जब भी कोई प्लैनेट मतलब अर्थ के सामने से कोई ऑब्जेक्ट को निकालोगे तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। अगर बहुत ऐसे डिस्टेंस पे तुमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया है जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड पहुंच ही नहीं पा रहा, या अर्थ का फील्ड किसी और की वजह से जीरो हो गया, तो आप कहेंगे वो वाले पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब है फील्ड जीरो है। तो यहां पे फोर्स फील्ड के लिए ग्रेविटेशन फोर्स अपॉन टेस्ट मास करना पड़ेगा। ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स की क्या खास बात है? ग्रेविटेशन फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्स है, हमेशा कंजर्वेटिव है, इसी में पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। ठीक है। अब ग्रेविटेशन फील्ड में हमको पता ये चल जाता है कि ग्रेविटेशन फील्ड एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने की टेंडेंसी जनरेट करता है। आप समझो ध्यान से। मान लीजिए कोई मास हमारे रूम में, मैंने बोला इस रूम में इस मास की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड क्रिएट हो गई है, तो आपको पता कैसे चलेगा इसमें ग्रेविटेशन फील्ड है? आप कहेंगे इसमें कोई भी मास लाते हैं, जैसे हम खुद भी हैं, तो हमारे को अट्रैक्ट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। अगर कोई मास 1 किलो 2 किलो का लाके रख देते हैं तो उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए 5 किलो का ऑब्जेक्ट मैंने रखा और वो 15 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है। तो तुमने बोला 5 किलो को 15 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है, तो 5 से ही डिवाइड कर दो, तो फोर्स अपॉन मास करने पर जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। सर ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह बात हो रही है। हाँ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ ऑन अर्थ सरफेस। तो जी का वैल्यू एफ अपॉन एम से हम कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं तो कहीं पर भी जैसे एक मास है, मैंने पूछा इस मास का इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड बताओ, तो उसके सामने 1 किलो का दूसरा मास रखोगे, दोनों के बीच में फोर्स निकालोगे। अगर फोर्स 1 kg मास पे निकाला तो फोर्स का आंसर ही ग्रेविटेशन फील्ड का आंसर हो जाएगा। ये सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है, इसका मतलब है इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट आएगा। सेंट्रल फोर्स है, अंदर की तरफ खींच रहा है। तो मान लीजिए मैंने एक मास रख दिया यहाँ पे m, तो m का ग्रेविटेशन फील्ड हर जगह ऐसे है, ये फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी है। सर ये तो नेगेटिव चार्ज की तरह लग रहा है, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज की तरह। नेगेटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हर जगह से अट्रैक्ट करता था, ऐसे ही ये मास भी दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसका हर जगह से फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, ये फील्ड लाइन यहाँ टर्मिनेट हो जा रहे हैं। ठीक है। पहला रिजल्ट है कि अगर किसी भी पॉइंट मास m से r डिस्टेंस पे यहाँ पे पूछा जाए ग्रेविटेशन फील्ड एट p बताओ, तो आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई मास रख दिया m1, तो Gm m1 बाय आर स्क्वायर अट्रैक्टिव फोर्स आया, फोर्स को ही रखे हुए मास से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया Gm बाय आर स्क्वायर। बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे m मास रख दिया और यहाँ पे पूछा ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू बताओ, तो तुमने बोला डिस्टेंस कितना, हमने बोला r, तो आप बोल दोगे Gm बाय आर स्क्वायर। मैंने बोला यहाँ से r1 डिस्टेंस पे पहुंच गए, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड बताओ, तो आपने बोला Gm बाय r1 स्क्वायर। यानी जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू पूछेंगे उस पॉइंट से अट्रैक्टिव फोर्स बना देना, अट्रैक्शन के लिए एक एरो बना दो और वैल्यू लिख दो Gm बाय आर स्क्वायर।
GM/r²। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ग्रेविटेशन फील्ड इज -GM/r² r कैप। माइनस इसलिए लगाते क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन आर कैप के अपोजिट है, यानी अगर अगर चार्ज जैसे ये मास m है और दूसरा मास m उसके ऊपर रखा है मान लो जे कैप में, तो फोर्स का डायरेक्शन आएगा माइनस जे कैप। ऑब्जेक्ट है जे कैप में और फोर्स लगेगा माइनस जे कैप में। ठीक है, तो -GM/r² या जैसे ये आर कैप लगा दिया है, अगर आर कैप नहीं लगाएंगे तो -G∗r/r³। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, इसलिए मैं बहुत ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अगर आप इनमें किसी भी चीज में तड़प रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो तड़प अपनी हटाओ, क्योंकि ये यहां पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी प्रॉब्लम है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉब्लम है तो ये सवाल आए ना आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो उसके सवाल जरूर आते हैं। तो आपको पहले वही चैप्टर कंट्रोल करना पड़ेगा, तो बार बार उसके देखिए, जो भी हमने क्लासेस शुरुआत की बताई थी वही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। अब हम लोग जब ग्रेविटेशन फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालते थे, याद होगा, तो हमने दो तरह के सवाल करे। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का फील्ड निकाल देंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर दो से ज्यादा है तो सुपरपोजिशन करके निकाल देंगे। सुपरपोजिशन पहले लिख लेते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब है इफेक्टिव फील्ड निकालनी है कहीं पर, तो सारे ग्रेविटेशन फील्ड बनाने वाले ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे एक मास m1 है, यहाँ पे एक मास m2 है, और उसके बीच में हमको फील्ड निकालनी है। तो m1 का फोर्स ऐसे लग गया, m2 का फोर्स ऐसे लग गया। मान लो ये m1 m2 दोनों बराबर, तो ये तो सर एंगल बाइसेक्टर वाला केस हो गया। यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी एंगल थीटा है, तो 2e cos थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्यों लिख दिया भाई, ई भी लिख दिया भाई। यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड जी, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड जी, दोनों जी का जी cos थीटा सामने, तो नेट ग्रेविटेशन फील्ड हो जाएगा 2g cos थीटा। अब 2g की जगह लिख दिया GM/r², ये डिस्टेंस मान लो l है, GM/l² इंटू cos थीटा। तो आप इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट चार्ज के केस में। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस रिजिड बॉडी होती है तो ग्रेविटेशन फील्ड निकालने के लिए GDM/r² के छोटे टुकड़े का ग्रेविटेशन फील्ड निकाल के पूरे के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब इंटीग्रेशन से रिजल्ट कैसे आता है उसके बारे में हम चिंता नहीं कर रहे। मैं आपको कुछ रिजल्ट्स जो ऑलरेडी आपको पता है वो लिखा देता हूँ। पहला, अगर रॉड का ग्रेविटेशन फील्ड पूछा तो आप कह दीजिए कैसा रॉड है। मान लीजिए रॉड ऐसे लेंथ, ऐसे एल लेंथ का, और यहाँ पे फील्ड पूछा है यहाँ से एंड से ए डिस्टेंस पे। रॉड का मास m है, लेंथ l है, तो रॉड का फील्ड का आंसर आ जाएगा G इज इक्वल टू KQ/R1R2, GM/R1। इस एंड से डिस्टेंस l+a है, इस डिस्टेंस a/l+। एक एंड से डिस्टेंस a है, दूसरे एंड से डिस्टेंस l+a है, तो रॉड का आ गया अलोंग इट्स लेंथ। इससे हुआ क्या, इससे कुछ हुआ नहीं, रॉड के ग्रेविटेशन फील्ड का आंसर आ गया। उससे क्या फायदा हुआ वो अभी सीखेंगे कि रॉड के ग्रेविटेशन फील्ड से क्या फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फील्ड का फॉर्मूला रॉड का आ गया। तो सर इस तरह के तो बहुत रिजल्ट हमने पढ़े थे। अगर रॉड ऐसे परपेंडिकुलरली रखा है और इसके सामने पर किसी भी जगह पर फील्ड पूछा है, रॉड का मास डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा इज लीनियर डेंसिटी ऑफ मास, लीनियर मड डेंसिटी। ऊपर और नीचे का मिला के एंगल टोटल हो गया अल्फा प्लस बीटा। फील्ड आधे रास्ते पे बनानी है, ऐसे अट्रैक्टिव बनाएंगे। GM बाय अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करें तो आंसर था 2k λ/r साइन θ/2। 2k की जगह g, लैम्डा की जगह लैम्डा, बाय r की जगह
परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि ये फील्ड तो अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव फील्ड का मतलब है ये फील्ड ऐसे टूवर्ड्स द रॉड चल रही होगी, टूवर्ड्स द रॉड, लेकिन चलेगी एंगल बाइसेक्टर में जैसे पहले था। टूवर्ड्स द रॉड थीटा प्लस अल्फा का जो टोटल एंगल है उसके आधे एंगल पे चलेगी। मान लीजिए ये स्फीयर है, ये शेल है, या डिस्क है, रिंग है, इस तरह के केसेस और हमें करने बाकी है। हालांकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिंग, डिस्क, ये सब के केसेस ऑलरेडी किए हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देखो, लिखा है पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m कैपिटल N लेंथ एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द नेट ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द बॉडीज। अगर हम बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द बॉडीज, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो मास m का, सॉरी इलेक्ट्रिक की जगह ग्रेविटेशन बोलते हैं, अभी मेरे दिमाग में इलेक्ट्रिक ही चल रहा है। ग्रेविटेशन फील्ड ले लो मास m का और मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल m से। ये शायद कोई समझा। जैसे अगर मुझ पे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ चाहिए तो मेरे मास को ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास मेरा, फील्ड अर्थ का। ऐसे ही मास ये इसका पॉइंट m का और फील्ड पूरे रॉड का। पूरे रॉड का फील्ड एक पॉइंट पे निकालना आसान है, एक पॉइंट का फील्ड पूरे रॉड पे अलग अलग होगा तो फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए लॉजिक ये है कि एक रॉड का फील्ड यहां निकाल लें। अभी अभी हमने देखा था कि रॉड के फील्ड का फॉर्मूला था 2k लैम्डा बाय आर, आर की जगह लिखा नहीं, ये तो परपेंडिकुलर वाला था। इसमें है जी एम बाई R1 R2, जी एम बाई R1 R2, एल प्लस डी इंटू डी। एक एंड से डिस्टेंस डी, दूसरे एंड से डिस्टेंस एल प्लस डी इंटू स्मॉल एम। तो हमारा फोर्स का आंसर आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल प्लस डी। एल प्लस डी। आप लोग देख लो, जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकालते हैं तो एक की फील्ड को दूसरे के मास से मल्टीप्लाई कर सकते हो या दूसरे की फील्ड को पहले के। ये पॉइंट मास है, इसका फील्ड यहां फैलाने पर हर पॉइंट पर अलग फील्ड आएगा, तो पूरे मास से मल्टीप्लाई करने के लिए एक फील्ड है नहीं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। रिवर्स तरीका क्या है, इस ऑब्जेक्ट के सामने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशन फील्ड आ जाए तो उस फील्ड को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया। अब आप इसको भी ध्यान रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एम बाय कैपिटल एम इज फील्ड बाय कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम। यानी आने वाले छोटे मास को बड़े मास जो फिक्स्ड है उसकी फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ रिंग पूछा है, उसके एक्सिस से एक्स, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे अलोंग इट्स एक्सिस। ये वाला डिस्टेंस ऑलरेडी हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये एंगल ऑलरेडी हमें पता है थीटा होता है, ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। जी का फॉर्मूला निकाल रहे के, के की जगह जी, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पार 3/2। जी का वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगा, जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा उसमें वैल्यू रखते हैं। जी एक्स की जगह r/√2 लिख दिया ऊपर, एक्स की जगह r/√2 नीचे लिख दिया। वही r²/4 प्लस r²/2 प्लस r² यानी कि 3r²/2। तो उसका पावर 3/2 करेंगे तो 3√3 अपॉन 2√2। चलिए √2 से √2 काट दिया तो 2gm
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। अगर कोई सर्कुलर आर्क है तो उसके सेंटर पे रिजल्ट 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ये हमने ग्रेविटेशन फील्ड लिख दिया यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर ही जाएगा। मैं कोई भी रिजल्ट डिराइव नहीं कर रहा हूं, जो भी रिजल्ट है उसको आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही निकाल के लाना है कि भाई ये कहां से आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो एक बार देख लेते हैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ है कि r/√2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम ग्रेविटेशन फील्ड हो जाएगा, इसको g लिख देते हैं, और यहाँ पे वही 2gm/3√3 r²। एक रिजल्ट और बच्चों यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सेम केस, सेम फॉर्मूला फॉर पॉलीगन of n sides with equal mass at each corner। तो अगर एक ट्राइंगल मैंने दे दिया और उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशन फील्ड चाहिए, लेकिन यहाँ 3 छोटे पार्टिकल लगे, एक स्क्वायर दे दिया, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे फील्ड चाहिए, ये मास दे दिए बराबर, और ये x डिस्टेंस। इस तरह का हेक्सागन पेंटागन, दो चार्ज नहीं, दो मास बराबर है, उसके बीच में येलो सर्कल बन गया। ये अगर डिस्टेंस a है, ये a है, तो ये रेडियस के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी इस तरह का रिजल्ट भी रिपीट करके निकाल सकते हैं l/√3। यहाँ पे l लेंथ का स्क्वायर है, l/√2 रेडियस हो गया। तो अलग अलग जगह सेम आंसर और अलग अलग जगह मैक्सिमम ग्रेविटेशन फील्ड किस पॉइंट पे होगी, r/√2, r का वैल्यू निकल आएगा। इसका एक जनरल लेंथ साइड वाले पॉलीगन का भी केस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है। तो जब एक बार पढ़ लिया तो देखो अब मेहनत नहीं लग रही इसमें। फिर डिटरमाइन द ग्रेविटेशन फील्ड एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, मास m रेडियस r, डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम ग्रेविटेशन फील्ड ऑन द एक्सिस। ये खुद कर लेना, पहले पार्ट में x का वैल्यू r है, दूसरे पार्ट में x का वैल्यू r/√2 है। फिर ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर निकाल रहे हैं। अभी थोड़ा पॉज कर करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो फटाफट आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आपका अगर ओवरवेलमिंग हो गया तो वीडियो पॉज कर दीजिए, 2 मिनट सोच लीजिए क्या हो रहा है। क्या हमने ग्रेविटेशन फील्ड के जो आंसर लिख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी पढ़े हुए थे? क्या वो फॉर्मूले और अभी के फॉर्मूले बिल्कुल सेम लिखने से हमारे को कंट्रोल आ रहा है रिजल्ट पे? पुराने फॉर्मूले याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करेंगे। ये भी स्फीयर का आंसर भी ऐसे होगा। ये स्फीयर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, यानी इसका मास m दिया होगा या डेंसिटी रो दी होगी। यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड निकाला, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सारे प्लैनेट देखने में सॉलिड स्फीयर की तरह होते हैं, तो हर प्लैनेट का सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा। तो ये सवाल बनाना आसान है कि भाई अर्थ का मास ये है, अर्थ का रेडियस ये है, तो अर्थ के सरफेस पे कितना ग्रेविटेशन फील्ड है, और मून पे कितना होगा, मार्स में कितना होगा, अलग अलग प्लैनेट जुपिटर में कितना होगा। तो यहां से r डिस्टेंस पे विच इज ग्रेटर देन r ग्रेविटेशन फील्ड चाहिए, तो g का वैल्यू हो गया gm/r², या ρr³/3ε0 r²। यहां पे 1/ε0 की जगह 4πg, 1/4πε0 जो k है उसकी जगह g आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर 1/ε0 आ रहा है तो मैं उसको 4πg लिख दूंगा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये रिजल्ट लिखा था, चार्ज q था, रेडियस r था, तो अंदर का रिजल्ट लिखा था डेंसिटी रो था, तो अंदर का रिजल्ट था इनसाइड वाला kqr/r³, और इसके अलावा डेंसिटी के रिस्पेक्ट में नहीं, बाहर वाला, पहले बाहर वाला रिजल्ट निकाल लेते हैं। बाहर चले जाते हैं तो स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह, सेंटर वाले पॉइंट चार्ज की तरह kq/r², और k को 1/4πε0 रख दिया,
और डेंसिटी को, जो चार्ज अपॉन डेंसिटी, तो चार्ज को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया, 4 पाई से 4 पाई काट दिया, तो यहाँ पे बचता था रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो मैंने ये 1/एप्सिलॉन नॉट हटा के उसकी जगह न्यूमरेटर में 4 पाई जी, डिनोमिनेटर का एप्सिलॉन नॉट हटा के न्यूमरेटर में 4 पाई जी बैठाना है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट हटा के 4 पाई जी, 4 पाई जी रो आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, और इसका काउंटर पार्ट यहाँ पे बना दिया, के की जगह कैपिटल जी या 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई जी। ये आप कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे, आ जाएगा। फिर स्फीयर के बाहर का रिजल्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा होता है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे, बट पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेंसिटी नहीं दिया होता, तो ये थोड़ा अलग है, ये बिल्कुल सेम है। दूसरा है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी अंदर के किसी पॉइंट पे। इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये फॉर्मूला के क्यू आर बाई आर क्यूब था। अगर आप लोग चालाक हो तो अभी वीडियो पॉज करके इसको अपने आप लिख के देखना। और यहाँ था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने देखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है, तो ग्रेविटेशन फील्ड का भी ऐसे लिख देंगे, के की जगह जी लिख देंगे, तो जी एम आर बाई आर क्यूब। या फिर रो की जगह रो, आर की जगह आर, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, 3 की जगह 3, तो 4 पाई जी ऊपर रो आर बाय 3। एक ये पता चल गया सॉलिड स्फीयर के अंदर, इनसाइड सॉलिड स्फीयर G इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर। तो इससे ये डेंसिटी, अगर किसी प्लैनेट की डेंसिटी के टर्म्स में आंसर दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस ऐसे सवाल दूंगा जिसमें डेंसिटी के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा, या मास के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा, या फिर रेडियस और मास दिया रहेगा, मास और डेंसिटी दिया रहेगा। तो अभी देखो डेंसिटी के टर्म्स में लिखते हैं इसको एक बार और, ध्यान से देखना। ये जो रेडियस आर है, इसको रेडियस आर को लिख सकते हैं m अपॉन 4 ये कोई शायद समझा होगा। रूल ये होता है ऑन द सरफेस, पहले निकाल लेते हैं, वही वाला रिजल्ट थोड़ा याद रखें, जी एम बाई आर स्क्वायर या 4 पाई जी रो आर बाई 3, 4 पाई जी रो आर बाई 3। ठीक है, इसको आर को यहां से मास से रिप्लेस कर देता हूं, तो 4 पाई जी रो बाई 3 इंटू मास का पावर 1/3 अपॉन डेंसिटी का पावर 1/3 इंटू 4/3 का पावर 1/3, तो 4 पाई बाई 3 का पावर 2/3, यहाँ पावर 1/3 पावर 2/3 से कट जाएगा, जी रो और रो का पावर 1/3 कट जाएगा, रो का पावर, रो और रो बाई 3 कट गया तो 2/3 आ गया, और m का पावर 1/3। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बनाया उसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो g का वैल्यू आप निकाल रहे हैं ये तीन चीजों में प्रोपोर्शनल टू, अगर मास और रेडियस के हिसाब से बोले तो m बाई आर स्क्वायर है, यही डेंसिटी इंटू रेडियस का स्क्वायर है, यही डेंसिटी का पावर 2/3 इंटू मास का पावर 1/3, इसका प्रोपोर्शन। तीनों रिजल्ट पे याद रखिएगा, क्योंकि देखो क्या ऐसे कैसे बोलते एक, जैसे ऐसे बोला एक प्लैनेट का रेडियस r है, दूसरे प्लैनेट का रेडियस 2r है, एक प्लैनेट का मास m है, दूसरे प्लैनेट का मास 4m है, तो बताइए उसके सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड कितना होगा। तो आपने बोला एक का मास तो हो गया m, दूसरे का मास है 4m, एक का रेडियस r, दूसरे का रेडियस 2r, तो मतलब एक के सरफेस पे फील्ड, मास और रेडियस दिया तो m1/r1 स्क्वायर
अपॉन m2/r2 स्क्वायर, ऐसा रेशियो हो जाएगा। शायद समझ गए। कभी कभी डेंसिटी और रेडियस का रेशियो देते हैं, कभी कभी मास और डेंसिटी का रेशियो देते हैं। तो ये तीनों रिजल्ट आपको याद करके जाने इंपॉर्टेंट है। और स्फीयर का केस ही इंपॉर्टेंट होता है, कन्वर्जन बना सकते कभी भी, लेकिन याद करके जाएंगे तो टाइम बचता है। इसका दिखाऊंगा, सवाल कई बार पूछे गए। हमको पता चल गया कि अंदर का फील्ड GMR/r³ या 4/3 G⍴r आउटसाइड फील्ड निकाला GM/r² या 4/3π Gr³ फील्ड पहले इंक्रीज होगा सॉलिड स्फीयर की तरह, या मैक्सिमम होगा सरफेस पे, और उसके बाद डिक्रीज। फील्ड को छोटा g लिख देते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड। इसी g का वैल्यू होता है, इसी ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू होता है, इसी ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू अर्थ के सरफेस में मैक्सिमम होता है। अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर लें तो अर्थ के सेंटर से सरफेस तक फील्ड इंक्रीज होगा, सरफेस में मैक्सिमम। तो हम जहां रहते हैं मैक्सिमम ग्रेविटेशन फील्ड है, हम जहां रहते हैं वो 9.8 है। अर्थ में गड्ढा खोद के अंदर जाओगे तो अर्थ के सेंटर से नजदीक आ जाओगे, सेंटर से नजदीक आ जाओगे तो स्मॉल आर का वैल्यू चेंज डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा तो फील्ड का वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे जैसे सरफेस से दूर जाएंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इंक्रीज कर जाएगा, तो ये फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगा। तो बाहर का रिजल्ट पॉइंट चार्ज जैसा है, पॉइंट मास जैसा, अंदर का यूनिफॉर्म वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब हमने लिखा अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू GM/r² होता है। मास ऑफ अर्थ हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, तो इस g का वैल्यू हमने सॉल्व किया 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हिसाब से चेंज हो रहा है वो भी देख लो। हमने बोला कि अगर सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट ऊपर चले जाए तो यहाँ पे वैल्यू g' हो जाएगा। यहाँ पे g का वैल्यू तो 9.8 हमें पता है, तो ऊपर का वैल्यू g के टर्म से बताना है। तो g को तो लिख दिया GM/r² और g' को लिख दिया GM/r+h² डिवाइड कर देते तो g' इक्वल टू GR+h² अपॉन r²। उल्टा लिख दिया। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो मतलब ऊपर ले जाए पॉलिनोमियल और r² कॉमन लेके सॉल्व करें, जैसे r² कॉमन ले लिया तो r² अपॉन r² ब्रैकेट r1+h²/r², 1+h/r का होल स्क्वायर। अब ये उसको ऊपर ले जाओ, r² से r² काट दो, g बाहर, 1+h/r का पावर -2 हो जाएगा। -2 अंदर भेज दीजिए, इसको पॉलिनोमियल बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। 1 - 2h/r। यहां पे दो रिजल्ट लिखे हैं, फॉर एनी h और ये फॉर h मच लेस देन r। तो सवाल में अगर लिखा है कि अर्थ से 2 किलोमीटर ऊपर जाओ, 5 किलोमीटर ऊपर जाओ, 10 किलोमीटर, यानी रेडियस आर के मुकाबले बहुत कम डिस्टेंस अगर चलोगे, रेडियस आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर है,
तो अगर तुम 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, 100 किलोमीटर भी चलते हो तो उससे ये वैल्यू बहुत ही बड़ा है। तो ऐसे केस में आप वर्टिकल ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू 1 माइनस 2h/r लगा सकते हैं। जैसे बोला, कोई बोलता है 5 मीटर ऊपर जाने पे ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 इंटू 5/6400 कर दोगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन कुछ वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा है कि अगर h का वैल्यू फाइनाइट मतलब छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, जैसे अगर बोला कि अर्थ का रेडियस r है और अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पर जाने पर कितना ग्रेविटेशन फील्ड हो जाएगा, तो यहां पे h की जगह r अगर रख दे तो r प्लस r 2r हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर 1/4 मतलब 4r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो g का वैल्यू g/4। तो लार्ज डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले फंक्शन है और छोटे डिस्टेंस पे 1 माइनस 2h/r है। इस केस में हमने ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है अर्थ से सरफेस से h डेप्थ बिलो। तो किसी ने बोला एक टनल बना के अर्थ के अंदर घुस गए और h डेप्थ की टनल है। अब ये जो h है वो रेडियस ऑफ अर्थ से छोटा ही होगा, क्योंकि आप अगर r के बराबर चले जाओगे तो आप सेंटर पे पहुंच जाओगे और सेंटर पे पहुंचने पे सारी फील्ड गायब हो जाती है, जीरो। चलिए तो डेप्थ h कर देते हैं। d कहां से आ गया, तो हमने h डेप्थ पे निकाल रहे हैं, तो आंसर है ग्रेविटेशन फील्ड का gmr/r3। gm/r² 1 माइनस h/r। gm/r को सरफेस वाला g बोल देंगे। gm/r² सरफेस वाला g का वैल्यू था, ये 9.8 है, 1 माइनस h/r। इसमें हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन लगाया नहीं है, तो ये किसी भी h के लिए एनी वैल्यू। तो पिछली बार 1 माइनस 2h/r केवल छोटे वैल्यू के लिए आया, इस बार 1 माइनस h/r किसी भी वैल्यू के लिए आया, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा, डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है भाई, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। वैसे तो जो g डैश होता है वो gmr/r³ है, ऐसा रिजल्ट। अगर कोई कहता है सरफेस पे फील्ड 9.8 है, सरफेस पे फील्ड 9.8 है, तो बताओ 4.9 कहां पे होगी, तो 9.8 का आधा मतलब आधे रेडियस पे होगी। कोई बोलता है 9.8 का 1/3 कहां होगा, तो आप बोलो r/3 पे होगा। और अगर 9.8 का हमको निकालना है 2/3, तो आप बोलेंगे 2r/3। मतलब जितना टाइम्स फील्ड का वैल्यू रखेंगे, यहां से सेंटर से डिस्टेंस भी उतना रहेगा, क्योंकि g डैश इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर स्मॉल r। तो ये बातें जो है हमारे कैलकुलेशन को फास्ट करती है। अभी एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें भी समझेंगे। चौथा इफेक्ट है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हमने क्या बोला, अर्थ के सरफेस पे जहां हम खड़े हैं वहां पे अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर हम यहां से ऊपर जाएं तो आप बोलेंगे gr²/r+h² से नया g निकाल सकते हैं। नए g पे पहुंच गए तो वहां पे फोर्स m इंटू नया g हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अर्थ के सरफेस से अंदर गड्ढा खोद के चले जाएं तो आप बोलेंगे g का वैल्यू g डैश इक्वल टू g1 माइनस h/r। और अगर h हाइट ऊपर चले जाए तो 1 माइनस 2h/r। तो ऊपर जाने पर भी माइनस हो रहा है, नीचे जाने पर भी माइनस हो रहा है। हाँ, सरफेस में मैक्सिमम होता है, ऊपर जाने पर भी घटता है वैल्यू, नीचे जाने पर भी वैल्यू डिक्रीज होता है। दूसरा, ड्यू टू मतलब हमने करा कि अगर h हाइट पे चले जाओगे तो दो फॉर्मूले, h डेप्थ पे चले जाओगे तो एक फॉर्मूला। नेक्स्ट रिजल्ट जो कर रहे हैं वो है कि रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या होता है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट, ये जो लाइन होती है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, और ये पोल है, और अर्थ जो है पोल के चारों तरफ ओमेगा से घूम रहा है। ये ओमेगा वही है जिससे अर्थ 24 आवर्स में एक रोटेशन कर देता। टाइम पीरियड की जगह 24 आवर्स रखेंगे, आवर्स को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ओमेगा ऑफ अर्थ आ जाएगा, अर्थ कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी सचमुच बहुत बहुत कम है, इसलिए आप देखेंगे कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि अर्थ के ऊपर खड़े हो गए तो हमारा शरीर घूम गया, चक्कर आ गया। हमें क्यों नहीं आया, क्योंकि अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी इतना कम है कि हमको फील ही नहीं होता कि अर्थ रोटेट कर रहा है। यहां पे ओमेगा से घूम रहा है अर्थ। मैंने क्या किया,
सेंटर से थीटा एंगल पे जाके एक सर्कल बना दिया और पार्टिकल को ले लिया मास m को। पार्टिकल पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो mg हो जाएगा, और पार्टिकल का ये जो mg वाला फोर्स है इसके साथ साथ पार्टिकल में सर्कल में घूमने की वजह से, देखो सर्कल का रेडियस r cos थीटा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लगा देते हैं m r cos थीटा ओमेगा स्क्वायर। यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन, एक कंपोनेंट इसका और एक फ्रिक्शन फोर्स। अब आप थोड़ा एफबीडी देखना जरा ध्यान से, सेंटर की तरफ चल रहा है mg, यहां चल रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, उसका कंपोनेंट कर देंगे तो एम आर की जगह आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये हो गया कंपोनेंट। इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन लगा, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एम जी माइनस एम आर कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर, ऐसा आ गया। नॉर्मल रिएक्शन को बोल रहे हैं एपरेंट वेट, और उसको सिंबल से रिप्लेस कर रहे हैं एम जी डैश। तो जी डैश का वैल्यू आया जी माइनस आर कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर। थीटा 0 है इक्वेटर पे और थीटा 1 है, फिर थीटा 90 है पोल पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट साथ सर्कल में घूम रहा है तो उसमें बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशन फोर्स अंदर की तरफ है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ है। लेकिन आप देखो ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है और सेंट्रीफ्यूगल सेंटर ऑफ सर्कल से बाहर की तरफ है, तो ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट पे नहीं है, ये ऐसे टेढ़ा है। तो टेढ़ा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट भी तो होगा एम आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट भी तो होगा। तो इस कंपोनेंट को यहां फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस कर लेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। ये नॉर्मल रिएक्शन को एम जी डैश लिख दिया, जी डैश का वैल्यू आ गया। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने, क्या कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर होता है 9.8, और अगर उससे ऊपर जाएंगे तो आपको वो 9.8 के हिसाब से लिखना है आंसर। अगर ऊपर गए तो 9.8 इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, या फिर अगर छोटे मोटे हाइट गए तो जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर। अगर अंदर गए तो जी इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर, और अगर सर्कल में घूमे तो जी माइनस आर कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर। थीटा उसका पोल से एंगल, पोल से नहीं इक्वेटर से लेना पड़ेगा। मैंने यहां पे गड़बड़ कर दिया, ये थीटा यहां पे आर कॉस थीटा नहीं बनाएगा, आर साइन थीटा बनाने लगेगा। इक्वेटर से एंगल ले रहे, एंगल इक्वेटर से थीटा ले लिया, ये आर है, ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा हो गया, तो सर्कल आर कॉस थीटा, इक्वेटर से थीटा एंगल पे, ठीक है। तो वही लिखा है थीटा इक्वल टू 0 इक्वेटर के लिए, थीटा इक्वल टू 90 पोल के लिए है। ओके, gravitation field on surface of moon is 1/6 of gravitation field on surface of earth. Radius of moon is 1/5 of radius of earth. Find masses. तो हम लोग बोलेंगे कि g अर्थ अपॉन g मून इज इक्वल टू मास अर्थ अपॉन मास मून इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो आपने 1/6 है ये, तो इसको मैंने 6 लिख दिया, 6 इक्वल टू मास का रेशो पूछा, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून, और रेडियस अर्थ का ज़्यादा है मून का कम है, 1/4 है, रेडियस ऑफ मून इज़ 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख देंगे, या फिर यहाँ पे 4 RM लिख देंगे, तो 1/4 का स्क्वायर हो गया।
इसको ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर भेज देंगे तो 16 × 6 मास का रेशियो हो जाएगा me/mm इज 6 × 16 96 हो जाएगा। तो मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इज 1/96। At what altitude will the acceleration due to gravity is 25% of that of surface of earth? अगर अर्थ से सरफेस से कितने हाइट पर जाएं कि उसका ग्रेविटेशन फील्ड 25% रह जाए, यानी कि g/4 रह जाए, और अर्थ के सरफेस पे g है, तो g/4 यानी कि g डैश इक्वल टू g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये g से g कैंसिल कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया, तो 1/2 इज r अपॉन r प्लस h। तो h का वैल्यू लग रहा है r के बराबर। पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट above surface of earth and inside the earth where acceleration due to gravity is 1/4। अभी अभी हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ सॉलिड स्फीयर के लिए आया था, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, इसी को 9.8 कहते हैं, ये g है, तो 9.8 वाला वैल्यू यहाँ है, तो उससे 1/4 वैल्यू लेना है, यानी कि g/4 वाला। तो g/4 का एक पॉइंट तो अंदर आएगा और एक पॉइंट बाहर आएगा, एक पॉइंट अंदर आएगा, एक पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पे बाहर आएगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो हमने क्या कर दिया, अर्थ से h हाइट ऊपर का फॉर्मूला लगा दिया, इसको h1 बोल दिया, h डेप्थ नीचे का लगा दिया, इसको h2 बोल दिया, तो g/4। तो ये वाला वैल्यू तो अभी अभी हमने r निकाला था प्रीवियस प्रॉब्लम में, और g/4 इक्वल टू g1 माइनस h/r, ये डेप्थ के लिए है, इसको h2 लिख दिया, नहीं h1 h2 इसको लिख दिया, तो g से g कैंसिल हो गया, 1/4 इज 1 माइनस h2/r, h2/r इज 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, h2 इज 3r/4, तो ये हो गया 3r/4 और ये हो गया r। तो इनके बीच में गैप कितना हो गया, आप बोलेंगे टोटल गैप हो गया h1 प्लस h2 यानी कि r प्लस 3r/4, 7r/4 हो गया। Omega be the angular velocity of Earth rotation about axis. Assume that the acceleration due to gravity on Earth's surface has same value at the equator and pole. And weight at equator gives the same reading taken at a depth below कुछ गड़बड़ लग रहा है सवाल में, सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो रोटेशन का फर्क पड़ेगा। लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट वेड एट equator gives the same reading as reading taken at depth h below earth's surface at the pole, the value of d। चलो तो फिर ऐसे कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ ऐसे, यहाँ पे g का वैल्यू पोल से d डिस्टेंस नीचे गए, यहाँ पे g था, तो d डिस्टेंस नीचे जाने पर g डैश का वैल्यू हो गया g माइनस 1 माइनस d/r, ये हो गया d डिस्टेंस बिलो द पोल। फिर हमने बोला कि इक्वेटर पे जब कोई घूम रहा है अर्थ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे पूरा बाहर लगेगा, जी पूरा अंदर लगेगा, इसमें कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो गया, तो आर ओमेगा स्क्वायर बाहर कर देंगे, तो जी डैश का वैल्यू इक्वेटर पे बनेगा, ये तो पोल से नीचे बना, ये इक्वेटर पे बना जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर।
अब इनको इक्वेट कर दिया क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम बोल रहे हैं, तो जी से जी कैंसिल हो गया, तो जी डी बाई आर का वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। आर नीचे भेज देते हैं, तो ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी डी बाई आर स्क्वायर, और डी का वैल्यू पूछा है तो डी का वैल्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। हमने ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और केपलर्स लॉ सिखाऊंगा। बहुत सिंपल है, लेकिन इसको एक दो बार देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ये क्या हो रहा है। बाय बाय।